नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपकी होस्ट निशा किरण। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए हम कृषि आधारित कुछ नवीनतम जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं, जैसे मंडी के ताज़ा भाव की, सफल साथियों के सफल कहानियों की और सरकारी नीतियों और योजनाओं की। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अनाज के विषय में बतलाएंगे जिसकी खेती कर आप मुनाफे के सौदागर बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल डालेंगे नजर कार्यक्रम के पहले सेगमेंट कृषि समाचार पर। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज के मुख्य कृषि समाचारों पे। ड्रिप इरिगेशन योजना पर सरकार द्वारा 90% तक का अनुदान। सल्फर के प्रयोग से बढ़ सकता है दलहन का उत्पादन और किसानों के लिए बेहद उपयोगी सुपर सीडर मशीन। राज्य सरकार उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 90% अनुदान पर ड्रिप इरिगेशन योजना के अंतर्गत लाभ दे रही है। पिछले दिनों कृषि विभाग उद्यान निदेशालय के निदेशक नंद किशोर ने बताया कि ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई करने पर खाद और पानी दोनों एक साथ पौधों को मिलते हैं, जिससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। इसका लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। बिहार सरकार सूक्ष्म सिंचाई योजना पर 90% सब्सिडी दे रही है। जो ड्रिप इरिगेशन की योजना है ये किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि इसमें केवल पानी की बचत ही नहीं होती है, इससे जो कृषि उत्पाद होता है उसका उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ता है और जो कृषि उत्पाद का क्वालिटी होता है वो भी बहुत बेहतर होता है। किसान भाई बहनों, अगर आप आम और लीची की बागवानी कर रहे हैं तो इन दिनों उन फसलों पर विशेष प्रबंधन करने की जरूरत है। कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रेम प्रकाश गौतम ने बताया कि जब मंजर मटर के समान दाने आम लीची के फल में लग रहे हैं तो उन पौधों पर कीट से बचाव के लिए छिड़काव करना जरूरी है। विशेष जानकारी लेते हैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश गौतम से। पहला छिड़काव मंजर आने से पहले करना चाहिए और दूसरा छिड़काव जब मंजर सरसों के दाने का बनने लगे उस समय, तीसरा जब दाना जो है आम का वो मटर के साइज़ का हो जाए तब। इसमें प्रथम छिड़काव में इसमें हम लोग फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का दोनों का छिड़काव करते हैं। किसान भाई बहनों, दलहनी फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए आप सल्फर का प्रयोग अवश्य करें, जिससे उत्पादन की क्षमता बढ़ जाती है। इस विषय पर विशेष जानकारी दे रहे हैं ICAR पटना के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। सल्फर का प्रयोग जरूर करें। सल्फर का प्रयोग करने से जो है 20 से 25% जो है दलहनी फसलों में जो उत्पादकता बढ़ जाती है। साथ ही साथ इतना ही नहीं, ऐसा करने पे जो है उनको करीब जो है रोग रोधी क्षमता उनमें बढ़ती है। किसान भाई बहन, यदि आप मेंथा की खेती करने जा रहे हैं तो आसपास के बाजार में इसकी मांग को ध्यान में रखकर ही खेती करें, क्योंकि इसके बाजार भाव में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। साथ ही अच्छे उत्पादन की प्राप्ति के लिए इसके उन्नत प्रभेदों का ही प्रयोग करें। इसके उन्नत प्रभेदों में प्रमुख है C29, जो मेंथा गोल्ड से जाना जाता है। बिहार राज्य में इसका काफ़ी अच्छा उत्पादन है। सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में आज हमसे जुड़ रहे हैं जिला वैशाली के प्रगतिशील किसान राजीव रंजन। इन्होंने गेहूं की खेती कर दोगुना मुनाफा प्राप्त किया है। इनका कहना है कि वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सुझाव के कारण अच्छे उत्पादन हुए हैं। 1 बीघा में खेती किए हैं, 2 मन का कट्ठा गिरा है जी। 40 किलो के मन होता है,
8 दूना 16। गेहूं के बीज 20 दूना 40 किलो लिए थे, 2400 रुपया का था। एक बोरा डाई लिए थे तो 1050 रुपया का था, और एक बोरा यूरिया 350 के, इतना खर्च पड़ा। फायदा तो है। मेरे परिवार के लोग खेती करते थे, हम भी इस खेत में खेती कर रहे हैं, और भूसा है, भूसा भी होगा। किसान भाइयों, सुपर सीडर यंत्रों के द्वारा आपके खेतों में बचे अवशेष को खाद के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। सुपर सीडर यंत्र पर सरकार के द्वारा किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे कि वो इस मशीन का उपयोग करके अपने कार्य को सरल और बेहतर कर सके। और अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़े। ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, सावा, कोडो, चीना, कुटकी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष है, यानी आने वाले कुछ महीनों में यह हर भारतीय थाली में परोसा जाएगा। औषधीय गुणों से भरपूर इन अनाजों से बनने वाले उत्पादों की बाजारों में भी खूब मांग है। इतना ही नहीं, पोषण के साथ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मोटे अनाज की अहम भूमिका है। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने विशेषज्ञ से मोटे अनाज की वैज्ञानिक खेती के विषय में, साथ ही साथ जानेंगे इसके उत्पाद से होने वाले लाभ के विषय में। किसान बंधुओं नमस्कार। वर्तमान हमारा जीवन शैली ऐसा हो गया है जब हम कम से कम मोटे अनाज का इस्तेमाल अपने जीवन में कर रहे हैं, अपने भोजन में कर रहे हैं। मोटा अनाज मतलब ज्वार, बाजरा, मड़ुआ भी, ये सारी चीज़ें जो है मोटा अनाज के अंतर्गत आता है। किसान बंधुओं, अगर आप मोटा अनाज का उपयोग अपने जीवन में प्रतिदिन कर रहे हैं तो आप कई तरह की बीमारियां से आप दूर रह सकते हैं। जैसे आपको पाचन शक्ति की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, पाचन संबंधी कोई रोग नहीं होगा, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा नियंत्रित रहेगा, साथ ही इम्यूनिटी पावर आपका बढ़ता रहेगा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पटना विश्वविद्यालय के जीव रसायन विभाग के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर रमाकांत पांडे। सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर, चूँकि अभी मन के बात कार्यक्रम से भी ये मोटे अनाज की बात उठी है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मोटे अनाज किसानों के लिए किस तरह से लाभदायक है और यह आम जनों के लिए भी किस तरह से उनके जीवन को और उनको स्वास्थ्य के दृष्टि से किस तरह से बेहतर है। आपका प्रश्न समय के अनुकूल है। आज इस वर्ष को, पूरे 2023 को पूरा विश्व मिलेट ईयर के रूप में मना रहा है। भारत सरकार इसके साथ है और हम सभी वैज्ञानिक संस्थानों के साथ, हमारे जैसे सारे वैज्ञानिक इस क्षेत्र में लगे हुए हैं कि हमारा मानव समाज उन्नत हो, स्वस्थ हो और आगे बढ़ता रहे, स्वास्थ्य का कोई समस्या ना आए। इसलिए मैं आज आपको बहुत संक्षेप में एक बात बताना चाहता हूँ कि आखिर हमको मोटे अनाज की आवश्यकता क्यों पड़ी।
मोटे अनाजों का और अभी जो उपयोग में अनाज हैं जैसे चावल और गेहूँ, इन सबों का वैज्ञानिकों ने विश्लेषण किया और विश्लेषण में पाया गया कि हम जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं वह है गेहूँ। और गेहूँ में एक रसायन पाया जाता है, एक यौगिक पाया जाता है जो प्रोटीन है और ये ग्लूटीन है। आज आपको बाज़ार में ग्लूटीन युक्त या ग्लूटीन रहित 2 प्रकार के आटे बिक रहे हैं और जिन्हें ओबेसिटी और मोटापा ये रोग सता रहा है, ब्लड प्रेशर है, शुगर की बीमारी है, ये सब लोग ग्लूटीन फ्री आटा खरीदकर महंगे दाम में खा रहे हैं। उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में देखा गया कि उससे कम दाम में मोटे अनाजों के जो उत्पाद हैं, आटा है या ऐसे ही उसको उबाल कर खाते हैं, हलवा बनाकर खाएं, चाहे जैसे भी पॉरिज बनाकर खाएं, ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इसलिए लाभदायक है क्योंकि इसमें फाइबर्स की मात्रा होती है, सेलुलोज की मात्रा होती है। जो प्रोटीन होता है इसके अंदर, वह प्रोटीन लाइकोप्रोटीन बाइंड करने के समय में बिल्कुल इंसुलिन के अभाव में भी काम करता है। सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी किसानों के भाषा में आप दे रहे हैं और चूँकि ये बहुत ही कम अवधि का, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 60 दिनों की फसल है, तो मैं आपसे आगे सवाल मेरा ये है आपसे कि सर, चाहे हमारे के यहाँ ज्वार और बाजरा बहुत अधिक, इसके लिए उपयुक्त मिट्टी भी है, तो इसका सही समय क्या है बोने का और इसकी खेती कैसे करें हमारे किसान? जी, बहुत अच्छा आपने किसानोपयोगी बात पूछी है। मैं आपको बता दूं कि मिट्टी नदी के किनारे वाला हो, बलुआही मिट्टी हो या सैंडी सॉइल जिसे कहते हैं, या फिर लोम सॉइल हो जिसमें आधी मिट्टी आधा बालू, माने भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। पानी में मिट्टी में जल धारक क्षमता कम भी हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये फसल होती ही है जून के बाद। इसको लगाते हैं हम लोग जून के महीने में इसको लगाते हैं और ये दुर्गा पूजा से पहले पहले कट भी जाता है। तो इसमें मैं आपको अपने बिहार में बहुतायत से होता भी है, परंपरागत तौर पर होता भी है और इसमें दरमन भी जाता है, सुतार भी बनता है, वह है ज्वार और बाजरा। इन दोनों की खेती के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो पौधे हैं इनमें धूप चाहिए, पानी चाहिए और धूप और पानी जो है, पानी की मात्रा कम भी हो, जैसे वाटर लॉक्ड एरिया में यह नहीं होगा। तो नदी के किनारे होता ज़रूर है, लेकिन तब तक पानी नीचे चला जाता है। बाढ़ आने से पहले इसको रोपते हैं और बाढ़ आते आते हम लोग इसको काट भी लेते हैं, हार्वेस्ट भी कर लेते हैं। तो इसमें बड़ी सुविधा है और इस सुविधा का लाभ हमारे किसानों को मिलना चाहिए। सरकार के तौर पर सुविधाएं बहुत तरीके की दी जा रही हैं। आप उन बीजों को लीजिए और खेत की जुताई कीजिए। खरपतवार, इसमें एक बात का ध्यान रखिए कि पीएच मान जो है मिट्टी का पीएच मान 3 से लेकर 13 तक के बीच में मिट्टी का पीएच मान हो सकता है। उस पर ये फसल होती है, कोई बाधा नहीं आती। और इसमें जो पानी बहता है या जो पानी देते हैं वो भी 4 से 9 तक वैरी कर सकता है, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। और इसके सीड के फर्टिलिटी में कहीं कोई कमी नहीं आती है। बड़े बड़े दाने लगते हैं और इनके दाने लगभग 2-2 ग्राम के हो जाते हैं, इसलिए इसका दरमन अच्छा जाता है। किसान भाई ये ज़रूर लगाइए, अपने बिहार के लिए ये बड़ा उपयोगी फसल है। पहले तो इसको सिर्फ गरीब लोग करते थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी ये चलन में भी है, स्वाद में भी है और हर तरीके से ज्वार और बाजरा इसकी खेती भी होनी चाहिए और इसका ट्रेड भी होना चाहिए, व्यापार भी होना चाहिए। सर, आपने कम समय में मोटे अनाज के हर पहलू पर हमारे किसानों को जानकारी दी और निस्संदेह वो इसकी ओर आकर्षित होंगे इसको खेती करने के लिए। कार्यक्रम में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें
तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है।
आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या केसीसी का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। बढ़ती जनसंख्या और संकुचित होती जमीन जहां एक और देश भर की समस्या बन चुकी है, वहीं दूसरी ओर कम संसाधन में अधिक उत्पादन प्राप्त करना किसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती। और इन्हीं चुनौतियों को आधा करने के लिए हम समय समय पर अपने कृषि वैज्ञानिकों के सुझाव लेकर कार्यक्रम में हाजिर हो जाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम में जानते हैं आगे कि कृषि में कम से कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा कमाए तो कमाए कैसे। आइए देखते हैं। नमस्कार, कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में बेरोजगारी की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसमें हमारे युवा बेरोजगार जो हैं बहुत परेशान हैं, करे तो क्या करें। ऐसे में वो कृषि का कार्य करते हैं तो वो अधिक से अधिक उसमें लाभ देने वाली है, वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पा सकते हैं। तो आज जो हमारी चर्चा के विषय है वो कुछ ऐसा ही है, वो है कृषि में कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने के उपाय, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट है वो है शशि भूषण कुमार, विद्यार्थी उप निदेशक बामेती कृषि विभाग पटना से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जो आजकल के युवा बेरोजगार हैं वो चाहते हैं कि कृषि के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए क्या निर्देश है? आज के परिवेश में जो कम लागत में अधिक मुनाफा करने के लिए किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि कम से कम लागत में अधिक मुनाफा कैसे करें। तो कृषि के क्षेत्र में अपार संभावना है और ख़ास करके नवयुवक नवजुतियों के लिए कार्यक्रम में कृषि के क्षेत्र में बहुत काफ़ी योजनाएं जो चल रही है और ख़ास करके बामेती बिहार पटना के द्वारा हर ज़िले में आत्मा कार्यालय चल रही है। आत्मा कार्यालय के द्वारा जो नया चीज़ करना चाहते हैं, आधुनिक तकनीक से खेती करना चाहते हैं, उसकी प्रशिक्षण की व्यवस्था है, परिभ्रमण की व्यवस्था है। राज्य के बाहर दूसरे जगह भी प्रशिक्षण कराई जाती है। और मैं नवयुवक नवजुतियों से खास करके मैं आग्रह करूंगा कि कम से कम लागत में, क्योंकि आज के परिवेश में ज़मीन का छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ते जा रहे हैं, कम ज़मीन है, कम ज़मीन में अधिक मुनाफा कैसे करें। तो कम से कम 1 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ ज़मीन है, तो इसमें समेकित कृषि प्रणाली उत्पादन करके खास करके किसान भाइयों से मैं आग्रह करूंगा कि खेती के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन का कार्य करें ताकि अधिक से अधिक मुनाफा हो सके। और ख़ास करके जिनके पास भूमिहीन है, जिनके पास ज़मीन नहीं भी है, वो एक घर में ही मशरूम उत्पादन करें। खास करके आज के परिवेश में क्या हो रहा है कि किसान भाइयों को धान की खेती कर रहे हैं लेकिन फसल अवशेष जलाने की प्रवृत्ति आ रही है। फसल अवशेष नहीं जलाएं, फसल अवशेष के जगह पर उसको कंपोस्ट बना के उसको बर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, मशरूम उत्पादन कर सकते हैं। और ख़ास करके हमारे किसान भाई यदि खेती करते हैं, लागत कम करने के लिए किसान भाई उसमें सब्जी का खेती में मल्चिंग का काम करें। सर, हमारे जो छोटे किसान हैं वो कौन सी फसल तैयार करें जिसमें कि कम लागत में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके, और युवा वर्ग भी है जो कि पहली बार किसानी कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ बताइए। आज के युवा वर्ग खास करके खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज़ है कि उनको प्रशिक्षण की
प्रशिक्षण लेकर ही हैं जो इस क्षेत्र में उतरे। खास करके न्यू टेक्नोलॉजी जो आई है उस टेक्नोलॉजी में अभी बिहार कौशल विकास मिशन के तहत 23 कोर्सों पर है जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाई जा रही है। मशरूम उत्पादन, हनी का क्षेत्र में, सब्जी का खेती, आपका सीड प्रोडक्शन, तो इस क्षेत्र में किसानों को अधिक आमदनी हो सकती है। तो हम प्रशिक्षण यदि प्रशिक्षित हम हो जाते हैं, प्रशिक्षण लेकर हम इस कार्य को प्रारंभ करते हैं तो हम इसको आमदनी को बढ़ाने में मदद मिलेगा। और ख़ास करके हम किसान भाइयों से या युवतियों वर्ग से हम अनुरोध करूँगा कि कृषि के क्षेत्र में बहुत काफ़ी अपार संभावना है इस क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने के लिए। और इसको खास करके सब्जी का खेती करते हैं तो पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, नेट हाउस में आप यदि सब्जी का खेती करते हैं तो उसमें आमदनी बहुत काफ़ी बढ़ जाती है और कम लागत होती है, क्योंकि समय से पहले यदि उस प्रोडक्शन हम उत्पादन करते हैं। और मार्केट में सबसे बड़ा चीज़ है कि मार्केट की सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए। और मार्केट यदि हमारी मिलती है किसान भाई को तो सब्जी का ग्रेडिंग करें। सर, ग्रामीण वर्ग की जो महिलाएं हैं जो कृषि का कार्य करती हैं तो उनके लिए सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं हैं? खास करके महिलाओं के लिए हमारे जो वामिति के द्वारा जो आत्मा योजना के तहत संचालित हो रही है, जिसमें आत्मा योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए खास करके खाद्य सुरक्षा समूह का निर्माण कराया गया है। इसमें 20-25 महिला सदस्य मिलकर, और जैसे न्यूट्री गार्डन, पोषण वाटिका यदि तैयार कर लेते हैं, 10 कट्ठा 15 कट्ठे में पोषण वाटिका तैयार कर लेते हैं, जिससे उन महिलाओं के लिए खास करके जो 20-25 सदस्य हैं वो समूह में यदि खेती करते हैं और न्यूट्री गार्डन, पोषण वाटिका बनाकर सभी तरह का सब्जियों, सालों भर 365 दिन सब्जियों की खेती कर सकते हैं। और अपना भोजन करेंगे, न्यूट्रिशन का कुपोषण से दूर कर रखेंगे, लेकिन साथ साथ उससे आमदनी भी हमारे खास करके महिलाओं के लिए खाद्य सुरक्षा समूह का निर्माण करके जो आत्मा योजना के तहत वहाँ पर संपर्क करने के लिए प्रखंड स्तर पर प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, पंचायत में कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार बताने के लिए तैयार हैं। सर, आपने हमारे जो दर्शक हैं, जो किसान भाई हैं, जिनको इतनी अच्छी जानकारी दी कि कृषि करके वो कैसे अपनी आमदनी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। उम्मीद है कार्यक्रम में दिखाई गई जानकारियों का आपने पूरा लाभ उठाया होगा और इन्हीं जानकारियों का उपयोग करके आप अपनी खेती किसानी को और सरल और सुलभ बना सके। आज के लिए बस इतना ही। रखिए अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल। जुड़े रहिए कृषि दर्शन के साथ और हमें दे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।